तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हार्ली सोरिंग हेवन सिटी आता है, जहां पर वो आते ही एक ट्रेड मीटिंग को अटेंड करता है और वहां पर कई सारे पपेट्स को खरीदता है। जिसके बाद वो वहां से निकलता है तो एक अपने सेक्ट के डिसाइपल को देखता है जो कि थोड़े लफड़े में फंसा होता है, जिसको बचाने के बाद हार्ली उसे अपने साथ ले जाता है। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अब आगे हम देखते हैं कि हार्ली उस सुनहो को अपने साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और जिसके बाद हार्ली सुनहो की तरफ गहरी नजर से देखने के बाद कहता है कि मुझे वो फटा हुआ तालिस्मान दिखाओ। सुनहो ने बिना देर किए तुरंत उस फटे हुए तालिस्मान को निकालकर हार्ली के हाथों में दे देता है। हार्ली ने उस फटे हुए तालिस्मान पर थोड़ी देर तक नजर डाली, जिसके बाद वो अपने स्टोरेज पाउच पे पैड करता है और उसमें से निकालता है एक और फटा हुआ तालिस्मान। दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, जिसे देखते ही सुनहो के चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता है और तुरंत वो अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि सुनहो अपने मास्टर को प्रणाम करता है, जिसे देखकर हार्ली अपना सिर को हिलाता है, जिसके बाद उस फटे हुए तालिस्मान को जला देता है। तब हार्ली शांति से पूछता है कि लगता है तुम सुनयुर्गो के वंशज हो, लेकिन तुरंत मुझे मास्टर मत बोलो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी जनरेशन के हो। तब सुनहो तुरंत जवाब देता है कि मैं एंसेस्टर का 7th जनरेशन डिसेंडेंट हूँ। तब हार्ली कहता है उस साल सुनयुर्गो ने कसम खाई थी कि उसका पूरा खानदान मुझे अपना मास्टर मानेगा, लेकिन किसी वजह से मुझे हवेली साउथ छोड़कर जाना पड़ा था। इस वजह से तुम्हारे सुन क्लैन को मैं कभी रक्षा नहीं कर पाया और उन्होंने भी कभी मुझे मास्टर जैसा नहीं पूछा, इसलिए वो पुरानी कसम वैलिड नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा तुम्हारे एंसेस्टर के साथ एक रिश्ता था, मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगा। जिसके साथ हार्ली की आंखों में एक चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर एक स्मिर्क आ जाती है। हार्ली कहता है तुम्हारा पहला ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें सीधे कुछ कल्टीवेशन सप्लाईज दे देता हूँ, जैसे कि पावरफुल मेडिसिन पिल्स और कुछ मैजिक टूल्स। उसके बाद हम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा यहीं से, लेकिन उसके बाद तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना फ्यूचर में। और तुम्हारा दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम अपने एंसेस्टर की कसम निभाते हुए मुझे अपना मास्टर मानो। मैं तुम्हारे सोल पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, जिसकी वजह से तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगे, लेकिन इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हें खतरनाक कामों पर भेजूंगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी रिस्क में ही बीतेगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूं। मैं तुम्हारी हर जगह पे मदद करूंगा और गाइडेंस दिखाऊंगा, जिसके बारे में तुम कभी सोचे भी नहीं होगे। और अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा रहा तो तुम कोर फॉर्मेशन तक भी पहुंच सकते हो। यह सुनने के बाद सुनहो का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है। वो काफी देर तक सोचता है, लेकिन फिर धीरे से डिटरमाइंड करके वो बोलता है कि मास्टर एंसेस्टर मैं। लेकिन इतने पे हार्ली उसे रोक देता है और कहता है कि जल्दी मत करो, तुम अपना जवाब मुझे ट्रेड फेयर के बाद भी दे सकते हो। इस वक्त को सोचने में लगाओ, जब मैं स्टेट ऑफ सी वापस जाऊंगा तो मेरे केव रेसिडेंस पर आकर तुम अपना फैसला बता सकते हो। जब सुनहो यह सुनता है तो उसे लगता है कि काफी जनरस प्रपोजल है। वह तुरंत कहता है डिसाइपल आपकी बात मानेगा, बहुत शुक्रिया आपका मास्टर एंसेस्टर। इसके बाद हार्ली स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा अब मुझे जाना है, मुझे काफी काम है। और फिर वह एक येलो लाइट के साथ वहां से गायब हो जाता है। सुनहो वहीं पर खड़ा रह गया, वे काफी लंबे समय तक सोचता है, जिसके बाद वह धीरे से स्टोन बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। और तब तक हार्ली अपने रेसिडेंस में वापस आ चुका था। उसने अपने सिर उठाकर नाइट स्काई की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी। उसके मन में काफी कुछ चल रहा होता है। वहीं पर मूपिलिंग पहले ही पवेलियन के पहले फ्लोर पर बैठी हुई थी और जब वहां हार्ली पहुंचता है, जैसे ही उसने हार्ली को देखा वह तुरंत खड़ी हो गई और ब्राइट आंखों के साथ ग्रेसफुल झुकाव के साथ हार्ली का स्वागत करती है। हार्ली ने अपने हाथ को हिलाकर कहा कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब मैं पास में ना हूँ। अभी ट्रेड फेयर का वक्त चल रहा है, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रहना काफी मुश्किल होगा, इसलिए तुम अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन ये अपने पास रखो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या खतरनाक चीजों से सामना हो जाए तो तुम बस अपने स्पिरिचुअल पावर इसमें डाल देना। ये तुम्हें स्पिरिट बैरियर से कवर कर लेगा और साथ ही मुझे तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन भेज देगा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब तुम मुझसे 500 किलोमीटर के अंदर ही रहोगी। हार्ली ने तुरंत अपने पाउच से एक जोड़ी नुमा जेड को निकालता है जो ब्लू कलर का होता है और जिसके बाद हार्ली एक खुद रखता है और एक मूपुलिंग को दे देता है। और इसी के साथ मूपुलिंग का चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है। उसने हल्की से शर्माते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मूपुलिंग ने उस जेड को अपने कमर में लटका लिया और जिसके बाद हार्ली कहता है कि अब मैं आराम करने जा रहा हूँ और सीधे वो 2nd फ्लोर पर चला जाता है। और जैसे ही हार्ली जाता है मूपुलिंग उस जेड को फिर से देखने लगती है और उसकी आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग होती है और ग्रेटिट्यूड भी होता है हार्ली के लिए। और फिर हम हार्ली को देखते हैं जो कि मेडिटेशन फॉर्म में बैठा होता है। 2 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और खिड़की के बाहर काफी देर तक देखता है, जिसके बाद वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है, अब मुझे विजिट करना चाहिए। जिसके बाद हार्ली बिना शोर मचाए पवेलियन छोड़कर निकल जाता है सोरिंग हेवन सिटी के एक फैमिलियर जगह पर। कुछ ही देर में वह एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां पर हार्ली पहले भी आ चुका था और उस बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था क्रिस्टल ड्रैगन पवेलियन। और फिर हार्ली बिना देरी किए उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही हार्ली ने बिल्डिंग में कदम रखा पूरा वह कमरा एकदम रोशन हो गया और वहाँ पर एक टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ था। वे और कोई नहीं वही दाविस्ट हेवन क्रिस्टल होता है। वो मुस्कुराते हुए हार्ली का स्वागत करता है और कहता है कि मेरे दोस्त आपने मेरे दोबारा पवेलियन में आकर मुझे काफी सम्मान दिया और बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने ज्यादा सही वक्त पे आएंगे। फिर हार्ली कहता है कि जब अपॉइंटमेंट मैंने ही मांगा था तो आने में देरी क्या, लेकिन दाविस्ट हेवन क्रिस्टल आपको देखकर लग रहा है कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मेरा, जिसे देखकर मुझे काफी डर लग रहा है। यह कहकर हार्ली अपने हाथ हिलाया, जिसे सुनकर दाविस्ट हेवन क्रिस्टल हंस पड़ता है और बोलता है कि जब आप ट्रेड के बाद जा रहे थे तो आपने मुझे एकदम से एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा था और आपने कहा था कि आपके पास और कई सारे सोल स्टोन है, क्या ये सच बात है? उसकी आंखों में एक डाउट का फीलिंग होता है, जिसे हार्ली देखने के बाद कहता है कि क्यों नहीं। वो अपने स्टोरेज पाउच पे एक पैड करता है, जिसके बाद वो एक और बड़ा सा ग्रीन स्टोन निकाल देता है। वह उसी साइज का था जैसे सुबह उसने दिखाया था ट्रेड मीटिंग में, जिसके अंदर से जिनकी काफी मात्रा में निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद दाविस्ट हेवन क्रिस्टल की आंखों में एक एक्साइटमेंट आ जाता है और वो तुरंत कहता है कि
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुमने पहले मुझे दिखाया था। अगर ब्रदर हान के पास ऐसे और भी सोल स्टोन है तो मैं सभी को खरीदने को तैयार हूँ, चाहे तुम्हें स्पिरिट स्टोन चाहिए या तुम्हें रेयर मटेरियल चाहिए, तुम बस अपनी कंडीशन बताओ मुझे। जिसे सुनने के बाद हानली मुस्कुराते हुए कहता है कि दाविश हेवन क्रिस्टल, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तुमसे ट्रेड जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं। अगर तुमने ईमानदारी से जवाब दिया तो ये सोल स्टोन तुम्हारा समझ लो। जिसके बाद हानली ने सोल स्टोन को एकदम से कैजुअली दाविश हेवन क्रिस्टल की तरफ उछाल दिया, जिसे देखकर वो दाविश हेवन क्रिस्टल सरप्राइज हो जाता है और तुरंत उसे पकड़ लेता है। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए हैरानी होती है और थोड़े समय तक वो चुप रहता है। फिर वो कहता है कि लो दाविश, आप सच में बड़े दिल वाले निकले, लगता है कि आपका सवाल सच में इतना आसान नहीं होगा। जो कुछ भी मुझे पता होगा मैं जरूर आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तब हानली सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि पहला सवाल, क्या तुम्हें ऑरिक एसेंस के बारे में पता है? जब इसका मैंने जिक्र किया था एक्सचेंज के दौरान तो तुम्हारे एक्सप्रेशन बदल गया था, मतलब तुम्हें कुछ न कुछ तो पता होगा ही। तब दाविश हेवन क्रिस्टल शांति से कहता है कि हाँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऑरिक एसेंस के बारे में है, लेकिन वे इतना रिलायबल नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं कर पाया पहले। अगर तुम्हें अब भी सुनना है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तब हानली कहता है चाहे इन्फॉर्मेशन गलत ही हो, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे तुरंत बताओ। तब दाविश हेवन क्रिस्टल कहता है कि मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि ऑक्शन हाउस को मैनेज करता है। उसने मुझे बताया था कि ट्रेड मीटिंग के दौरान एक चंक ऑफ ऑरिक एसेंस ऑक्शन होने वाला है, लेकिन उसके मालिक का कहना है कि वह उसे बेचना नहीं चाहता है, बल्कि एक रेयर आइटम के बदले एक्सचेंज करना चाहता है। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है तो अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहले बता पाया। लेकिन अगर वो सच में ऑक्शन में आता है तो शॉर्ट कल्टीवेशन सेक्टर अपनी पूरी दौलत खत्म कर देगा उसे लेने के लिए। तुम्हारा चांस बहुत कम है फिलोदाइश। जिसे सुनकर हानली के चेहरे पर पहले खुशी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्माइल चली जाती है। एक 3000 साल पुराना सेक्रेट एसेंस मशरूम भी लाखों स्पिरिट स्टोन का होता है, तो ऑरिक एसेंस जैसे रेयर चीज की कीमत तो इतनी ज्यादा होगी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता। और अगर ऑक्शन में गया तो उसका दाम और भी कई गुना बढ़ जाएगा। हानली समझ रहा होता है कि उसके पास चाहे जितनी दौलत हो, लेकिन वो उसके बावजूद वे बड़े बड़े सेक्ट से कम्पीट नहीं कर सकता। फिर हानली कहता है कि जो भी हो, तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, मैं स्पिरिट स्टोन को रेडी रखने का टाइम मिल चुका है। एक और बात, क्या तुम्हें पता है कि ऑरिक एसेंस के ऑनर कौन है? मैं उनसे डायरेक्टली मिलना चाहता हूँ। दाविश हेवन क्रिस्टल अपनी दाढ़ी घुमाते हुए कहता है कि ये तो मुझे भी उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं पता है, सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह एक 9 नेशन यूनियन का नेशन सोल कल्टीवेटर है और इस सिटी के वेस्ट साइड में एक छोटे से पहाड़ पर रुका हुआ है। अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम उसे ढूंढ सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तब हानली कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद दाविश हेवन क्रिस्टल, यह इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी। अब दूसरा सवाल, जिसके बाद हानली की आवाज एकदम सीरियस हो जाती है और कहता है कि मुझे तुमसे इन सोल स्टोन के बारे में और डिटेल चाहिए। जैसे ही हानली ने यह कहा दाविश हेवन क्रिस्टल का पूरा चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में एक ठंडी तीखी रोशनी चमक उठी। वह सख्त आवाज में कहता है कि फिलोदाइश, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब हानली सीधे आंखों में आंखें डालकर बोला कि मुझे पपेट रिफाइनमेंट का भी थोड़ा ज्ञान है और मुझे कुछ पुराने कल्टीवेटर के केव में एक एशियन पपेट का रिमेन्स में मिला था। उन्हीं रिमेन्स में मुझे यह सोल स्टोन भी मिला था और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सोल स्टोन एशियन पपेट रिफाइन करने में काम आता है। तुम इतने ज्यादा सोल स्टोन को कलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें कोई मेथड मिल चुका है एक पावरफुल पपेट को बनाने का। क्या मैं सही हूँ? अगर हाँ तो मुझे डिटेल में बताओ। यह कहने के बाद हानली एकदम अलर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह भी चांस था कि दाविश हेवन क्रिस्टल उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन यहीं पर दाविश हेवन क्रिस्टल एकदम चुप रहता है, उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस रहता है, आंखें ठंडी एकदम बर्फ जैसी। वह सिर्फ हानली को घूर रहा होता है। हानली भी अपने काल में एक्सप्रेशन को बनाया रहता है। वह फिर अपने स्टोरेज बॉक्स पे पैड करता है और वे 2 छोटे जेट बॉक्स को निकालता है और वो टेबल पर दाविश हेवन क्रिस्टल की तरफ बढ़ा देता है। बॉक्स के अंदर और भी बड़े बड़े सोल स्टोन रखे हुए होते हैं, पहले से ज्यादा मैसिव और चमकदार, जिसे देखते ही दाविश हेवन क्रिस्टल का आईसी एक्सप्रेशन तुरंत एकदम पिघल जाता है और उसकी आंखों में शौक आ जाता है। वह चमक उठती है। तब वह गहरी आवाज में पूछता है कि यह इतने बड़े बड़े सोल स्टोन तुम्हारे पास आए कहाँ से? तुमने यह कहाँ पर पाया और क्या तुम्हारे पास और भी है? हानली बस शांत रहता है और स्माइल करते हुए कुछ नहीं बोलता। फिर दाविश हेवन क्रिस्टल गुस्से और क्यूरियोसिटी के साथ बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि ये सोल स्टोन तुम्हें कहाँ पर मिले। तब हानली तुरंत कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा। तब दाविश हेवन क्रिस्टल तुरंत ओल्ड आवाज में बोलना चालू किया और वो कहता है कि जैसा तुमने कहा वो बिल्कुल सही है। मुझे और मेरे दोस्तों को एक एंशिएंट कल्टीवेटर के रूम में एक रिफाइनमेंट मेथड मिला था। उसके अकॉर्डिंग ये पपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रेयर कॉस्टली मटेरियल चाहिए होता है और उनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक छोटा सा सुटेबल सोल स्टोन। लेकिन ये सोल स्टोन ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और अब तक मुझे भी ज्यादा नहीं मिले, इसलिए मैं तुमसे इतनी बेचैनी से इसे खरीदना चाहता हूँ। अब तुम्हारी बारी है फिलोदाइश, तब तुम मुझे बताओ कि इतने सारे सोल स्टोन तुम्हारे पास आए कहाँ से? तब हानली एकदम सीधे टोन में बोलता है कि यह बहुत सिंपल है। पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एंशिएंट कल्टीवेटर इसे सोल स्टोन कहते थे। मैंने तो इन्हें सिर्फ उम्ब्रा बीस्ट के अंदर पाया था और मुझे इनको निकालने में काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। जिसे सुनने के बाद दाविश हेवन क्रिस्टल की आंखों में एक्साइटमेंट आ जाता है। वह तुरंत झुककर बोलता है कि उम्ब्रा बीस्ट, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना है। ये डीमन बीस्ट तुम्हें कहाँ पर मिलते हैं? तब हानली उसका सीधा जवाब देने के बजाय वह धीरे से कहता है कि मैं एक और चीज चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वह पपेट दिखा सकते हो जिसे तुम रिफाइन करना चाहते हो, या कम से कम उस पपेट के डिजाइन को जिसको तुमने पाया था? जब वह बुढ़ा यह सुनता है कि हानली क्या चाह रहा है तो उसकी आंखें एकदम कांप उठी और उसकी आंखों से एकदम एक्साइटमेंट तुरंत चला गया। वह अपने आप को संभालता और शांत टोन में बोलता है कि लगता है फिलोदाइश हान मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तब हानली बिल्कुल काल्म आवाज में कहता है कि ब्लैकमेल ये शब्द काफी गलत है। अभी तो मैंने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं है, बल्कि मैंने तो तुम्हें कुछ रेयर सोल स्टोन दे भी दिए। अगर तुम्हें यह लगता है कि यह डील तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो ठीक है, मान लो मैंने दूसरा सवाल कभी पूछा ही नहीं, सोल स्टोन तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर दाविश हेवन क्रिस्टल का चेहरा
रिलैक्स तो होता है, लेकिन हानली वहीं पर खड़ा रहता है। लंबी देर तक सोचने के बाद वह बुड्ढा बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पपेट के डिजाइन दे दूं तो तुम इजीली समझ जाओगे कि वो असली है कि नकली है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुमने जो उम्रा बीस्ट के बारे में बोला वह सब कुछ सच है। तब हानली बिना घबराए एकदम शांत आवाज में कहता है कि सच कहूं, अगर तुम्हें उम्रा बीस्ट की जगह के बारे में पता भी चल जाए तो तब भी तुम वहां पर नहीं जाओगे। वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर किस्मत से चले गए तो वापस आना नामुमकिन है। मैं खुद ही वहां से बहुत मुश्किल से जान बचाकर वापस आ पाया हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, मेरे दिए गए सोल स्टोन काफी जीनियस है। पपेट के डिजाइन के बदले मैं तुम्हें उनका एक हिस्सा दे दूंगा, इतना कि तुम्हारा उससे कोई लॉस नहीं होगा। और वैसे भी इस पपेट डिजाइन का क्या फायदा जब तुम्हारे पास सोल स्टोन ही नहीं होगा उसे चलाने के लिए। तब द सेवन क्रिस्टल काफी देर तक सोचता है, उसके चेहरे पर हेजिटेशन होता है। थोड़ी देर बाद वह कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे सोल स्टोन के सोर्स को जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ तुम यह बताओ कि तुम मुझे कितने सोल स्टोन दे सकते हो पपेट रिफाइनमेंट के डिजाइन के लिए। अगर तुम बहुत कम देते हो तो यह डील को यहीं खत्म करते हैं। यह सुनकर हानली अंदर से खुश हो जाता है, लेकिन उसने अपने वॉइस में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। वह कहता है कि पहले मुझे तुम्हारे एंसेंट पपेट डिजाइन को देखना है, उनकी वैल्यू क्या है। अगर उनका लेवल उतना ही रहेगा जितना तुमने मुझे पहले दिखाया था तो तुम उसे खुद ही रख लो, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब द सेवन क्रिस्टल थोड़ा और एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि अरे वो तो सिर्फ डिफेक्टिव गुड्स थे जो मुझे ऐसे ही मिल गए थे। तुम्हारी बातों से लगता है कि जितने पावरफुल ये पपेट होंगे उतना ही ज्यादा तुम मुझे सोल स्टोन देने के लिए तैयार हो। तब हानली हल्के स्माइल के साथ बोलता है कि बिल्कुल सही, अगर तुम्हारे पास ऐसे डिजाइन होंगे जिन पपेट्स का एक स्टैग्नेशन सोल स्टोरेज के बराबर का होगा तो मैं 30 सोल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही द सेवन क्रिस्टल सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। वह सीरियस टोन में कहता है कि क्या ये सोल स्टोन उसी क्वालिटी के होंगे जैसे तुमने पहले दिया था। यह सुनकर हानली काफी हैरान हो जाता है। वह कहता है क्या सच में ऐसा डिजाइन सच में एग्जिस्ट करता है जो नेशन सोल के बराबर पपेट बना सकता है। तब द सेवन क्रिस्टल एक सफेद जेट स्लिप को निकालता है अपने पाउच से और हानली की तरफ फेंक देता है। उसके चेहरे पर एक चालाकी की मुस्कान थी। हानली यह देखकर काफी स्टन रह जाता है। उसे लगा कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है। उसने जेट स्लिप में तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस को डाला और वह काफी साइलेंट रह गया। हानली के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। वह फिर द सेवन क्रिस्टल की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि यह क्या है। तब द सेवन क्रिस्टल कहता है क्या हुआ, ये पपेट डिजाइन तो मिड नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर है, क्या ये तुम्हारी डिमांड के मुताबिक नहीं है। तब हानली गुस्से से बोलता है कि प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम मटेरियल की है। इन पपेट्स में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हेवन डिफाइंड के लेवल के हैं, जैसे 10,000 साल पुराना आयरन वुड, और जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो भी काफी रेयर है, उनके बारे में तो मैंने सुना भी नहीं है कभी। मैं इनको कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। तब द सेवन क्रिस्टल ठंडी आवाज में कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से सिंपैथी है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा सा आइडिया है कि हर एक मटेरियल का इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, शायद तुम्हें किस्मत से ये मटेरियल मिल गए तो तुम शायद एक पपेट बना लोगे। तब हानली का चेहरा और भी गुस्से से भर जाता हुआ कहता है कि क्या तुमने ऑलरेडी यह मटेरियल ढूंढ लिया है, वरना तुम्हें सोल स्टोन की जरूरत क्यों पड़ती। तब द सेवन क्रिस्टल कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं पपेट को रिफाइन कर रहा हूँ, मुझे तो पहले से ही रूम में 2 हाफ फिनिश्ड हाई ग्रेड पपेट मिले थे और इन सोल स्टोन की मदद से मैं उन्हें रिफाइन कर लूंगा, मुझे खुद से बनाने की उनकी कोई जरूरत नहीं है। हानली ने इस बात पर चुप्पी साधी रही, वह काफी देर तक साइलेंट रहता है। तब द सेवन क्रिस्टल फिर बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें पपेट डिजाइन दे दिया है, बात करते हैं तुम्हारे सोल स्टोन की। लेकिन हानली गुस्से में उसकी बात काट देता है और कहता है कि ले लो तुम्हारे हुए। वे अपने स्लिप को गुस्से से झटकता है और टेबल पर सोल स्टोन का एक ढेर लग जाता है। द सेवन क्रिस्टल की आंखें चमक उठती है। हानली फिर कहता है कि मेरी केयरलेसनेस की वजह से मेरा काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हें सोल स्टोन दे दिया है, मैं चलता हूँ। हानली तुरंत उस बिल्डिंग से निकल जाता है। वहीं पर वह द सेवन क्रिस्टल उन सोल स्टोन को तुरंत अपने पाउच में रख लेता है। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। वह सोचता है कि मुझे उस यूजलेस डिजाइन के बदले में काफी सारे सोल स्टोन मिल चुके हैं, यह काफी कमाल की डील थी, मैं अपने हाल फिनिश पपेट को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन द सेवन क्रिस्टल को यह नहीं पता था कि वहीं पर हानली के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वह स्माइल करने लगता है। वह जेट स्लिप को टाइटली पकड़ लेता है और वह सोचता है कि 10,000 साल पुराना आयरन वुड यह सच में रेयर मटेरियल है। यह तो मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे हेवेनाइट हॉल में कुछ रिमेन्स मिले थे, शायद उसमें मैं उसे पा सकता हूँ और किस्मत साथ देगी तो मैं कई सारे हाई ग्रेड पपेट्स को बना लूंगा जो कि नेशन सोल के कल्टीवेटर के बराबर तक के पावरफुल होंगे। मेरा एब्सोल्यूट पपेट टेक्निक अब मेरा दोबारा किलर मूव बनेगा। और जेट स्लिप में और भी कई सारी चीजें थी, जैसे कि कोर फॉर्मेशन लेवल की पपेट का डिजाइन। ये वीक पपेट ज्यादा बड़े थ्रेड नहीं थे, लेकिन अगर इन्हें हानली 100 के तादाद में बना लेगा तो नेशन सोल कल्टीवेटर को भी भागना पड़ जाएगा। पर ये सब सभी हानली का बस एक इमेजिनेशन था। हर पपेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, एक मैजिक टीचर के बराबर। अगर हानली 100 पपेट बनाने लग जाए तो उसके पास इतना ज्यादा भी पैसा नहीं है। फिर उसके चेहरे पे एक वेरी स्माइल आती है। वह सोचता है कि ग्रेड 3 पपेट रिफाइन करते करते ही मेरा खजाना खत्म हो गया था और अब तो नेशन सोल पपेट बनाना है जिसका एक्सपेंस और भी ज्यादा होगा। फिर वो अपने थॉट्स को क्लियर करता है और वह शहर की तरफ निकल जाता है। रेड फेयर अब स्टार्ट हो चुका था, हर तरफ से कल्टीवेटर आ रहे थे शहर में। ऑक्शन हाउस में रेयर ट्रीजर बिकना चालू हो चुके थे। एक मिडिल एज कल्टीवेटर ने अनाउंस किया कि ऑरिकिसंस का यह चंक 7.5 लाख स्पिरिट स्टोन में फिलोदॉश को बेचा गया। तभी एक सिल्वर रोक कल्टीवेटर ने तुरंत स्पिरिट स्टोन दिए और ऑरिकिसंस को ले लिया। ऑडियंस में बैठा हानली बस यह देखता ही रह गया, जिसके बाद हानली सीज करते हुए ऑक्शन हाउस से निकल जाता है। वह सोचता है कि मेरे पास अभी उतने स्पिरिट स्टोन नहीं है और अभी शॉर्ट फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में काफी समय लगने वाला है। हानली फिर सिटी के कॉर्नर में जाता है जहाँ पर वो पपेट रिफाइनमेंट के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल खरीद लेता है और वह फिर मार्केस नालंग के दिए हुए लोकेशन पर जाने लगता है और कुछ ही समय में एक स्टोन बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है और उसके नॉक करने से पहले ही दरवाजा खुल जाता है। बाहर एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा रहता है पर्पल रूप में। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मार्केस नालंग होता है, जो मुस्कुराते हुए कहता है कि फिलोदॉश तुम आ गए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं कॉलेज के कामों में थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।